हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सलोनी जैन। इस वीडियो के अंदर हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के गुड एंड बैड इफेक्ट देखने वाले हैं। जो हमारे पास में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि हमारे इकोनॉमी के अंदर फॉरेक्स रिजर्व जो थे वो खत्म होने लग गए थे एंड हमारे पास इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ गई थी। गवर्नमेंट के पास में खर्चा करने के लिए पैसा नहीं था, फिस्कल डेफिसिट हो गया था। ठीक है, इसीलिए हमें एलपीजी पॉलिसी को अडॉप्ट करना पड़ा। अब हमें ये देखना है कि उसके गुड इफेक्ट्स एंड बैड इफेक्ट्स क्या है हमारे पास में। गुड इफेक्ट्स क्या है? एलपीजी के आने के बाद में हमारी जो इकोनॉमी थी वो एक वाइब्रेंट इकोनॉमी बन गई, मतलब एक ओपन इकोनॉमी बन गई। काफी अच्छा हमें ग्रोथ देखने को मिला। हमारी इकोनॉमी के अंदर जो जीडीपी ग्रोथ थी वो काफी ज्यादा अच्छी हो गई। इकोनॉमिक ग्रोथ हमें बहुत अच्छा देखने को मिला। उसके बाद में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उनको भी एक एंकरेजमेंट मिला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया था, जैसे लाइसेंसिंग हटा दी, जो लाइसेंसिंग के ऊपर मतलब काफी ज्यादा इश्यूज आते थे, मिसयूज होने लग गया था लाइसेंसिंग का। ठीक है, वो सब हटा दिया, उनको लिबरलाइज कर दिया, टैरिफ्स, कोटाज ये सब हटा दी। इसलिए जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उनको भी एक तरीके से एंकरेजमेंट मिल गई। गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है वो काफी हद तक इम्प्रूव हुआ। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे बढ़ गए, क्योंकि ऑब्वियसली हमने जो भी हमने रिफॉर्म्स लिए थे, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, जिसके अंदर हमने क्या रिफॉर्म लिया था, डीवैल्यूएशन। उसके चलते क्या हो गया था, हमारे पास में एक्सपोर्ट्स बढ़ गए थे एंड एक्सपोर्ट्स के बढ़ने से हमारे पास में फॉरेक्स रिजर्व्स भी काफी हद तक बढ़ गए थे। इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल में आ गई। ये कैसे कंट्रोल में आई? क्योंकि अब प्रोडक्शन काफी स्पीड से बढ़ गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया एक तो, और दूसरा ग्लोबलाइजेशन। मतलब इन तीनों की वजह से क्या होने लगे, प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीज देखने को मिला। एंड प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली फिर हमारे पास में जो प्राइसेस है वो काफी हद तक वापस से कम कम हो जाएगी। ठीक है, कंपटीशन भी बढ़ गया था, तो इसीलिए हमारे पास में जो इन्फ्लेशन था उसकी सिचुएशन भी कंट्रोल में आ गई। कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंज्यूमर के पास में भी अब काफी ज्यादा ऑप्शंस मिलने लग गए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही ब्रांड अवेलेबल है, क्योंकि एलपीजी पॉलिसीज आ गई तो उनके पास में काफी ऑप्शंस है। वो आराम से जो ऑप्शन जो उनको सही लगता है वो आराम से वो चीज परचेज कर सकते हैं। फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंडिया के अंदर जो जो भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थे उनके पास में इतना पैसा नहीं था कि वो बाहर भी इन्वेस्ट कर सके या फिर वो और नए इन्वेस्टमेंट्स कर सके, बड़े इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, एंड हमारे पास में इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज थी, मतलब काफी ज्यादा पुरानी तरीके की टेक्नोलॉजीज थी। ठीक है, तो हमें नई टेक्नोलॉजी भी चाहिए थी, हमें इन्वेस्टमेंट्स भी चाहिए थे, तो उसके लिए क्या होने लगे, एलपीजी पॉलिसी के बाद में जो हमारे पास में इंडिया के अंदर क्या होने लगे, एफडीआईज होने लगे, एफआईआईज आने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे इससे क्या हो गया, हमारे पास में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आने लग गया। इसके बाद में है रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। जैसे ही एलपीजी पॉलिसी आई, ठीक है, तो इंडिया के अंदर उसका रिजल्ट काफी अच्छा देखने को मिला। एंड इंडिया का जो रैंकिंग है, इकोनॉमिक रैंकिंग जो है वो भी इंप्रूव हुआ। एंड ऑल्सो ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर अगर हम देखें तो इंडिया को एज ए पोटेंशियल मार्केट सबको लगने लगे कि हाँ, इंडिया के अंदर आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इंडिया को एक रिकॉग्निशन हमें मिली। एंड उसके बाद में है शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट। ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर है या फिर सिर्फ एक तो जो ब्रांड्स बड़े हैं सिर्फ वही होंगे, नहीं। अब काफी ज्यादा एफडीआईज, एफआईआईज आने लगे, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे आने लगे, तो काफी अच्छा इंटरनेशनल कंपटीशन अब इन लोगों को मिलने लग गया। तो इसीलिए अब ऐसा नहीं कि मोनोपोली मार्केट रहेगी, काफी अच्छा कॉम्पिटिटिव मार्केट बन गया। ये तो थे हमारे पास में गुड इफेक्ट्स। अब जो हमारे पास में बैड इफेक्ट्स है वो क्या है, देखो। सबसे पहली चीज तो पूरे एलपीजी पॉलिसी के अंदर हमने एग्रीकल्चर की कहीं बात ही नहीं करी। वो पूरा का पूरा सेक्टर ही क्या हो गया है, नेग्लेक्ट हो गया है। ठीक है, नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर हो क्या रहा था, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स कम कर दिए गवर्नमेंट ने सब्सिडीज विड्रॉ कर ली। ऊपर से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटीज को भी कट कर दिया, मतलब इंपोर्ट ड्यूटीज को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो अब एक तरीके से क्या होने लगे, अब इंपोर्ट के अंदर आपको बहुत ज्यादा टैक्सेस नहीं लग रहे, तो लोग क्या करने लगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को भी क्या करने लगे, इंपोर्ट करने लगे, और वो काफी सस्ता पड़ने लगे। तो जो हमारे पास में यहाँ पे जो फार्मर्स थे उनका प्रोडक्शन क्या हो गया, अब धीरे धीरे उसको कोई ले नहीं रहा है। ठीक है, एंड सब लोग इंपोर्ट करने लगे हैं, तो ये सब चीजें होने लगी। एंड शिफ्ट इन क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर भी शिफ्ट होने लगे, लोग अब कैश क्रॉप्स ग्रो करने लगे ताकि वो क्या कर सके, एक्सपोर्ट कर सके। ये सारी चीजें होने लगी। इसकी वजह से क्या हो रहा था, जो फार्मर्स थे जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे या फिर जो फूड क्रॉप्स ग्रो करते थे, उन लोगों के पास में क्या हो गया, उनका धीरे धीरे एक तरीके से प्रोडक्शन ही क्या होने लग गया, कम होने लगे, इनकम जनरेशन कम होने लगी, जबकि प्राइसेस मार्केट के अंदर हाई जा रही है। एंड एक तरीके से यहाँ पे पॉवर्टी और ज्यादा बढ़ने लग गई। ठीक है, सेकेंड हमारे पास में है स्लो डाउन इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसके अंदर हमें स्लो डाउन देखने को क्यों मिला, क्योंकि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी ना, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनका रिजर्वेशन हटा दिया। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी वो सब प्रोडक्ट्स बना सकती है। दूसरा, इंटरनेशनल कंपटीशन मिलने लग गया, तो काफी ज्यादा जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, उन इंडस्ट्रीज को क्या हो गया, वो कंपटीशन वो फेस नहीं कर पाए एंड उनको मार्केट छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है, तो एक तरीके से इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंदर थोड़ा सा स्लो डाउन भी हमें देखने को मिला। फिर है अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हुआ, देखो,
जैसे ही एलपीजी हुआ उसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन हुआ, एंड मॉडर्नाइजेशन के चलते क्या होता है, हमारे पास में होती है जॉबलेस ग्रोथ। मतलब ग्रोथ तो हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, लेकिन जॉब क्रिएशन हमारे पास में नहीं हो रहा है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन वैसी ही रही। हमारे पास में आता है डिसइन्वेस्टमेंट। जो प्राइवेटाइजेशन के लिए गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती है कि अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको या तो वो आउटराइट सेल कर देती है या फिर कुछ परसेंटेज सेल कर देती। अब इसमें क्या हो रहा था ना, लॉसेस में जा रही थी गवर्नमेंट की, जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी वो लॉसेस में जा रही थी। अब लॉसेस में अगर वो जा रही है एंड उनके पास में प्रेशर भी था, उस वक्त फिस्कल डेफिसिट था, उनको एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसे चाहिए, सारी चीजें होती थी, तो उसमें क्या हो रहा था ना, गवर्नमेंट कई बार जो अपने अपने जो पूरे अंडरटेकिंग्स है उनको अंडर वैल्यूड, मतलब कम रेट के अंदर सेल कर देती, जिसको अपन डिस्ट्रेस सेल भी बोलते हैं। इसको मतलब यहाँ पे हम उसको डिस्ट्रेस सेल भी बोल सकते हैं। एक तरीके से वो कह रहा है कि प्रेशर में आके कम वैल्यू के अंदर वो सेल करके जा रहा है, ठीक है। एक तो उस चीज का नुकसान उठा रहे हैं, दूसरा जो फिस्कल डेफिसिट है ना वो भी कुछ बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ, क्योंकि क्या हो रहा था ना, जो थोड़ी बहुत इनकम अगर उन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से आती है, अब धीरे धीरे वो भी कम हो गई, ठीक है। मतलब अगर मान लो कोई भी जो इनकम जनरेशन हो रहा था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, अब उसको सेल कर दिया तो वो एक बार के लिए तो पैसा मिल गया, लेकिन उससे जो इनकम जनरेशन होती थी वो तो खत्म हो चुकी है। एंड लास्ट के अंदर जो है, जो पैसा आया भी था ना, वो भी कहाँ लग गया, शॉर्टेज के अंदर, मतलब फिस्कल डेफिसिट को ही सही करने में लग गया, ना कि ऐसा कि भाई जो दूसरे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनकी एफिशिएंसी, उनका मैनेजमेंट अच्छा कर दे ताकि वो प्रॉफिट कमाने लग जाए। नहीं, वो वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ था उसका, वो पैसा भी हमने कहाँ लगा दिया, शॉर्टेज के अंदर ही लगा दिया। तो एक तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा रिजल्ट लेके नहीं आया था। फिर आता है फिस्कल पॉलिसी। जो टैक्स रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लेके आई थी ना, एक तो जो ड्यूटीज थी, इम्पोर्ट ड्यूटीज एक्सपोर्ट ड्यूटीज, उनको कम कर दी, रेट्स कम कर दी, ठीक है, टैक्स रेट्स भी कम कर दी ताकि इवेजन ना हो, टैक्स इवेजन कम हो। दूसरा टैक्स कंसेशन देने लग गई, ठीक है, इसके अंदर इंसेंटिव देने लग गई। तो इसमें क्या होने लग गया, इसकी वजह से एक तरीके से गवर्नमेंट की ये इनकम भी कम हो गई, मतलब जो टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को होती वो भी काफी हद तक क्या होने लगी, कम होने लगी। फिर हमारे पास में आता है लोप साइडेड ग्रोथ प्रोसेस। लोप साइडेड का मतलब होता है वन साइडेड ग्रोथ प्रोसेस। इसके अंदर क्या था, जो भी ग्रोथ प्रोसेस था वो आईटी फोकस्ड था, इसके अंदर हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया था। दूसरा हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसके अंदर हमने इकोनॉमिक सेक्टर को तो हमने ग्रो किया, जो हमारा सोशल जो है सोशल सेक्टर, उसको हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस का मतलब वो क्या हो गया कि अर्बन एरियाज के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, कोई भी ऐसे रूरल एरियाज नहीं है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी एमएनसीज आपके सेटअप हुई होगी, ठीक है। सिर्फ अर्बन एरियाज के अंदर ही गए थे। वो क्यों गए थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे उनको कंड्यूसिव इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज मिल रही थी, मतलब उनको काफी अच्छी फैसिलिटीज मिल गई, रोड्स रेलवे सब वहाँ पे उनको, ट्रांसपोर्टेशन इजी मिल गया, पावर इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ वहाँ पे उनको सही मिल रहा था, इसलिए अर्बन एरियाज के अंदर ही सारा सेटअप हुआ। इसकी वजह से क्या हो गया ना, एक तो हमारे पास में हो गया इकोनॉमिक ड्यूअलिज्म। इकोनॉमिक ड्यूअलिज्म का मतलब क्या होता है, ड्यूअलिज्म का मतलब क्या होता है, दो तरीके से, मतलब क्या हो गया, जो हमारी इकोनॉमी है ना वो दो तरीके से हो गई थी, जिसके अंदर क्या हो रहा था, एक तो जैसे रूरल एरिया की इकोनॉमी है, एक हमारे पास में अर्बन एरिया की इकोनॉमी है। तो रूरल एरिया के अंदर अभी सब ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज ले रहे हैं, अर्बन एरिया के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई, तो इस तरीके से ना दो तरह की इकोनॉमी दिखने लगती। एंड दूसरा है सोशल ड्यूअलिज्म। सोशल ड्यूअलिज्म का मतलब होता है हैव्स एंड हैव नॉट्स की बात करते हैं, मतलब किसके पास में कितना अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है। मतलब अर्बन एरियाज के अंदर काफी अच्छा सब चेंज देखने को मिला, रूरल एरियाज में नहीं देखने को मिला। तो ये सब यहाँ पे जो अर्बन और रूरल एरियाज के अंदर जो डिफरेंसेस है वो और ज्यादा बढ़ गए किसके आने के बाद में, एलपीजी के आने के बाद में। उसके बाद में आता है इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। एक हमने शुरू में फर्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं पॉलिटिकल कॉलोनियलिज्म। पॉलिटिकल कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है कि हम एक तरीके से हमारे जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या थे, उन्होंने इंडिया को क्या बना लिया, अपनी कॉलोनी बनानी थी, और वो हमारे ऊपर पॉलिटिकल रूल रखते थे, ठीक है। अभी यहाँ पे इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म आ गया एलपीजी के आने के बाद। इसका मतलब क्या हो गया कि एक तरीके से जो एमएनसीज है ना, एमएनसीज क्या कर रही है, सबसे ज्यादा फायदा किसको मिल रहा है, एलपीजी के आने के बाद में एमएनसीज को मिल रहा है। हमारे पास में तो उतना ज्यादा प्रॉफिट या उतना ज्यादा हमें फायदा नहीं मिलता है जितना एमएनसीज को मिल रहा है, ठीक है। हम एक तरीके से पूरी तरीके से एमएनसीज पर डिपेंडेंट होने लगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। लास्ट हमारे पास में आता है स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमरिज्म का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग। जब से एलपीजी आया है, जब से ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है, तब से क्या होने लग गया ना, लोग उन सारी चीजों पे खर्च करने लगे जो उनको वाकई में जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंज्यूमर फोकस ऑन परचेसिंग मटेरियल्स लेस आउट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। उनको उसकी जरूरत नहीं है,
एंड मोर आउट ऑफ लाइफस्टाइल ऑब्सेशन। बस वो दिखावे के लिए क्या कर रहे हैं, लाइफस्टाइल अपनी अच्छी करने के लिए क्या कर रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं, ठीक है। एंड इन सब के चक्कर में क्या हो रहा है ना, वो एक तरीके से उधार लेके, जैसे क्रेडिट कार्ड्स है तो क्रेडिट कार्ड से वो क्या कर रहे हैं, वो स्पेंडिंग कर रहे हैं, मस्त खर्चा कर रहे हैं, एक तरीके से यहाँ पे प्रॉपर इनकम जनरेशन नहीं हो रहा है एंड फालतू का एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक चीज है जो यहाँ पे एलपीजी के आने के बाद में जो हमारे पास में बैड इफेक्ट्स है उसके अंदर आ गया। क्या है यहाँ पे, स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। दैट्स इट। यहाँ पे हमने देखा कि जो गुड इफेक्ट्स है वो हमें काफी अच्छे देखने को मिले, लेकिन काफी हद तक बैड इफेक्ट्स भी एलपीजी पॉलिसी के हैं। यहाँ पे हमारे पास में ये 4th चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हाँ, इससे पहले वाले जो वीडियोस थे उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। थैंक यू।